हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। मेंस अ डे 2.0 आज से स्टार्ट हो रहा है, जहां हम रोज 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, और इस हफ्ते के लिए हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वोट्स हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमें पॉलिटी गवर्नेंस के ऊपर मिले। तो आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये 2022 में पूछा गया सवाल है। देखिए, the most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. Discuss this statement with help of relevant case laws. Now this question is asking you to answer it in 150 words. इसका मतलब आप बहुत सारी चीजें सोचते हो इस क्वेश्चन को देखने के बाद, लेकिन लिखनी लिमिटेड ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आपका डायरेक्टिव वर्ड है वो है डिस्कस। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपने इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, टू, प्रोज, कॉन्स ऐसा कुछ करना है। यू जस्ट राइट डाउन व्हाट यू बेसिकली नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय सुप्रीम कोर्ट। ये है इस चीज की सारी कहानी, है ना। तो अब बेसिकली हम स्टार्ट कर सकते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से। जैसे ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से। कुछ चीजें मैं यहाँ हाईलाइट करने के लिए रख दी हैं, है ना, सो दैट मतलब ये मैंने आंसर लिखा है, लेकिन आपके हाईलाइट करने के लिए मैंने कुछ चीजें इसमें पेंडिंग रखी हैं इस आंसर के अंदर। ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आप स्टार्ट करेंगे बाय सेइंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड्स एनक्रोचमेंट, इलीगल माइनिंग आर इकोनॉमिक, सोशल impediments to sustainable development। ये sustainable development के लिए एक impediment है, and Supreme Court has played a significant role in their constitutionalization। ये हमारा introductory line है। You may have alternative introductions as well, लेकिन सबसे easily दिमाग में क्या आता है, यही। तो इसलिए फर्स्ट सिंपल रखना है। जब आप फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, चीजों को सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेट, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब क्योंकि इसमें 2 ही पेज हैं और 10 ही मार्क्स हैं, इसलिए हमारा मेजर फोकस होने वाला है कि केस लॉज की मदद से सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है। कॉन्स्टिट्यूशनलाइज का मतलब है कि कानून के अंदर जब वो जस्टिफिकेशन देता है अपनी जजमेंट्स के लिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइट करता है। ऐसे 4 से 5 आप केस लॉज का मतलब होता है जजमेंट्स बता सकते हो। एक प्रिंसिपल आप बता सकते हो, योर हेडिंग्स शुड रिफ्लेक्ट व्हाट वर द प्रिंसिपल्स और व्हाट वर द आइडियाज ऑफ द जजमेंट। योर हेडिंग शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू जजमेंट नेम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बेसिकली अगर आप ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है, ये 4-5 सब हेडिंग जो मैंने लिखी हैं, अगर ये बोल्ड में लिखा हुआ अगर एग्जामिनर को दिख जाएगा, तो उसे समझ आ जाएगा कि आप जो कह रहे हो वो रेलेवेंट है टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बात की है। पहला पॉइंट है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल ये कहता है कि चाहे पोल्यूशन किसी मल्टीपल एक्टिविटीज की वजह से हो रहा हो, इफ वी कैन गेट अ सोर्स ऑफ पोल्यूशन, जो उससे मिटिगेशन का पैसा है वो पोल्यूटर को भरना चाहिए। अगर वो कोई ऐसी इंडस्ट्री चला रहा है जिससे पोल्यूशन होता है, तो उसकी भरपाई टू द पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड, टू द पीपल हु आर हैविंग टू ड्रिंक unclean water, all these things, this must be taken from the person who is polluting। तो प्रिंसिपल हमारे आर्टिकल 48 और 51A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी एम्बेडेड है। ये वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरी जजमेंट है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल से रिलेटेड, MC मेहता वर्सेस कमलनाथ केस के अंदर। वैसे दोनों जजमेंट्स में दोनों बातें कही थी, बट क्योंकि हमने 2 पॉइंट बनाने हैं, इसलिए हमने 2 पॉइंट बनाए हैं। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सेज कि अगर आपने लेट से कोई प्रोजेक्ट है उस और प्रोजेक्ट का आपको लग रहा है कि इंपैक्ट पॉसिबली पड़ सकता है ऑन द एनवायरनमेंट, तो यू विल अर्र ऑन द साइड ऑफ कॉशन। इसको क्या कहते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी इंपैक्ट पड़ सकता है एनवायरनमेंट पे, तो उसके लिए आप पहले से ही मिटिगेशन प्लान कर लो। तो आपकी अगर मान लो एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लीवे या उस प्रोजेक्ट को ज्यादा रिलैक्सेशन देने से बेटर यह है कि प्रोजेक्ट को स्ट्रिक्टली आप इंप्लीमेंट करो अलोंग विद ऑल द एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स दैट आर इन प्लेस। तो ये होता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जिसमें एनवायरमेंट से हम एक स्टेप ज्यादा ही या बेहतर ही आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ये एडिशनल है जो मैंने आंसर में नहीं लिखा है, पर आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन इज समथिंग दैट वाज मेंशन्ड इन 1996 टीवी गोदावर्मन जजमेंट।
तो बेसिकली पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये कहती है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे देश में, फॉरेस्ट हो गया, रिवर्स हो गया, हम गवर्नमेंट को एक तरीके से उसकी ट्रस्टीशिप दे देते हैं, है ना, एक ट्रस्टी बना देते हैं गवर्नमेंट को कि हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे वो उसका ध्यान रखेंगे। पर्पस क्या है कि जिस चीज के लिए, जिस इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए वो सभी नेचुरल गुड्स हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि उनकी क्वालिटी डिटीरियोरेट नहीं होती। दिस इज कॉल्ड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। यू कुड ऐड दिस ऑल्सो, मतलब मैं एडिशनल पॉइंट आपको बता रहा हूं। फिर राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, क्लीन एयर इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। ये सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा। और राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये बहुत ही रीसेंट जजमेंट है, साल 2024 की जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया कि राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट और एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज अगेंस्ट योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। 4 से 5 पॉइंट लिख दोगे इसमें सफिशिएंट है, बट यू हैव टू टेल कि जजमेंट में क्या बोला था। जजमेंट के नाम की लिस्ट नहीं चाहिए इसमें, बिकॉज अदरवाइज ये डिस्कस द स्टेटमेंट वाला जो सारा फंडा है वो खराब हो जाएगा। आप लोग क्या करते हो, आंसर को बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल बनाने के चक्कर में जो क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्कस करने के लिए बोला गया, वो डिस्कस नहीं करोगे और सिर्फ ये ऊपर वाली हेडिंग लिख दोगे या जजमेंट का नाम लिख दोगे, बट एक एक लाइन में आपको बताना पड़ेगा कि जजमेंट ने बोला क्या है। एंड में टू कंक्लूड यू कैन राइट दैट अपार्ट फ्रॉम द कोर्ट, even parliament has helped in constitutionalization by adding DPSP and NGOs and civil society play an important role। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर करते हो तो यूपीएससी कई बार ये पूछता है सवाल में कि एनवायरमेंट के लिए एनजीओज क्या करते हैं, तो आप अगर उनका रोल हाईलाइट कर दोगे तो एक तरीके से ये एडिशनल आपका पॉइंट हो जाएगा कंक्लूजन में। देयर इज नो नीड टू राइट एनी अदर कंक्लूजन अपार्ट फ्रॉम दिस। इतना काफी है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपके ये 125-30 वर्ड हो गए होंगे, दैट इज एनफ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमने अप्रोच लगानी होती है जब हम 10 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम देखते हैं 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो पूछा गया था आई थिंक साल 2020 में। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एज एनविसेज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In this context, justify the filing of large number of PIL, praying for issuing guidelines to executive authorities। अब ये आपको क्लियरली बता रहा है कि 2 पार्ट है इस सवाल के। जनरली क्या करते हैं हम सिर्फ लास्ट वाली स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन सर जो पहली स्टेटमेंट है, इस पहली स्टेटमेंट को अगर आप एड्रेस नहीं करोगे आप आधा आंसर कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट से गलती करते हैं, मैं भी पहले करता था। तो अब पहले हम जुडिशियल लेजिस्लेशन को थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। सो व्हेन वी स्टार्ट द आंसर वी आर फोकसिंग ऑन जुडिशियल लेजिस्लेशन। वंस अगेन एक चीज जो मैंने यहां नहीं की है, जो आपने अपने आंसर में करनी है, वो है अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स। जैसे यहां पे मैंने आर्टिकल 142 लिखा है तो उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो जुडिशियल लेजिस्लेशन रेफर्स टू कोर्ट जजमेंट्स बीइंग इफेक्टिवली यूज्ड एज लॉज वेयर लेजिस्लेटिव वैक्यूम में एग्जिस्ट। ये सिंपल डेफिनेशन है, टेक्निकली करेक्ट डेफिनेशन देना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपको समझ आए कि जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या होता है, उसको शब्दों में 3 लाइनों में मैंने बता दिया। Article 142 provides our Supreme Court such plenary powers, but there are other instruments of judicial legislation. Now this is how you use micro diagram. यहां पे माइक्रो डायग्राम इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जहां पे ऐसा वो ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस देता है जिससे रिप्लेस हो जाते हैं कई बार कानून रिपील भी हो जाते हैं। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो गाइडलाइंस है, दे एक्ट एज पार्लियामेंट्री लॉ, जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट्री लॉ वुड अप्लाई टू द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पूरी कंट्री में अप्लाई होनी शुरू हो जाती है। तो जुडिशियल रिव्यू, रिट, प्लेनरी पावर्स, स्पेशल लीव पिटिशन, ये आर्टिकल्स अगर आप मेंशन कर दोगे इस डायग्राम के अंदर तो इट विल सेट द स्टेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब देखो स्मूथली हमने आगे कैसे बढ़ना है। हमने बता दिया कि जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है, अब हम बताएंगे दैट हाउ इट इज एंटीथेटिकल टू सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो उसके पहले हमने एक बड़ी हेडिंग लिख दी जिसमें हम लिख रहे हैं कि हम 4 या 5 पॉइंट में बताएंगे कि कैसे ये सेपरेशन ऑफ पावर के एंटीथेटिकल हो सकता है। मतलब कि लेजिस्लेचर को लॉज बनाने चाहिए, जुडिशरी को शुड चेक वेदर द लॉज आर बीइंग एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली एंड एग्जीक्यूटिव शुड एग्जीक्यूट। ये है सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन आप बात करोगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन
की स्पेस में आता है तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। एक तो लेजिस्लेचर अंडरमाइन होता है, पार्लियामेंट अंडरमाइन होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस निकाली हैं जिससे पार्लियामेंट के कानून इनइफेक्टिव हो गए। जैसे 500 मीटर रेडियस ऑफ हाईवे के अंदर, डिस्टेंस ऑफ हाईवे के अंदर सेल ऑफ लिकर नहीं होनी चाहिए, ऐसी उन्होंने गाइडलाइंस दी। इसके अलावा आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो डिनायल ऑफ पेट्रोल और फ्यूल टू 10-year-old कार्स, ये दिल्ली में हुआ है ना। दिस इज ऑल्सो एन इंपैक्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच वॉज अर्लियर गिवन कि यू शुड डिनाई द बेसिकली द पेट्रोल और डीजल और फ्यूल टू कार्स ओल्डर देन 10 years, है ना। दिल्ली सरकार ने इसको नोटिफाई करने की कोशिश की और फिर उसके बाद उसे विड्रॉ भी किया। इकोनॉमिक डिसीजंस आर बेटर सूटेड टू एग्जीक्यूटिव। ये मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या फंडामेंटल इफेक्ट पड़ रहा है। नीति आयोग ने 2022 में एक रिपोर्ट बनाई और उसने कहा कि देयर इज अ बिग लॉस टू एक्सचेकर बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स यूजिंग गिविंग ब्लैंकेट बैन्स और ब्लैंकेट डायरेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के अंदर 2015 में माइनिंग के ऊपर बैन लगा दिया, पूरे स्टेट में बैन लगा दिया, जबकि इलीगल माइनिंग कुछ एरियाज में हो रही थी, जिसकी वजह से स्टेट एक्सचेकर को भारी नुकसान पहुंचा। तीसरा, इस जुडिशियल लेजिस्लेशन की वजह से, यानी पीआईएल सुनने की वजह से हायर जुडिशरी पे अनड्यू वर्कलोड आ जाता है। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास 80,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, जो उनके इतिहास में पेंडेंसी का हाईएस्ट लेवल है। तो एक पेंडेंसी का रीजन ये हो सकता है कि बहुत सारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के पास आ रही हैं। एंड लास्टली, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नॉन अकाउंटेबल पावर इंक्रीज हो रही है। देखो, जो जजेस होते हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय अस, दे आर नॉट आंसरेबल टू अस, दे आर ओनली आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर लॉ मेकिंग या कानून बहुत सारा जजेस बनाने लग जाते हैं तो एक डेमोक्रेसी के ऊपर एक थ्रेट हो सकता है, फील हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब कनेक्टिंग लाइन चाहिए अपने को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि हम एक चीज एड्रेस कर रहे थे, अब हमने पीआईएल के बारे में बात करनी, इसलिए एक छोटी सी लाइन अपने को चाहिए। छोटी सी लाइन ये है कि nevertheless use of PIL since 1980s has been an anathema to legislative delays and executive inaction. So basically हम क्या कह रहे हैं, आप इसकी जगह एंटीडोट शब्द भी लिख सकते हो, you can write antidote as well, ठीक है, कि it has been an antidote to legislative delays and executive inaction। क्योंकि अब आपने सेकेंड पार्ट में जस्टिफाई करना है कि पीआईएल फाइल करने से जस्टिस मिलता है, तो पीआईएल्स के थ्रू लेजिस्लेटिव वैक्यूम जो है वो फिल होता है, जो कानून नहीं बन रहे हैं, जो लेजिस्लेचर डिले कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप, मैंने दिल्ली पोल्यूशन का एग्जांपल दिया है, आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर सकते हो कि बहुत समय से ये डिमांड हो रही है कि जो व्यक्ति, जो लोग क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर जिनके अगेंस्ट चार्जेस फाइल हो जाते हैं, दे मस्ट नॉट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, है ना। अब क्योंकि कानून नहीं बन रहा है, इसलिए क्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, और इसके अंदर पीआईएल के अंदर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज जैसे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडली, गवर्नमेंट को एक्ट करने के लिए अर्ज करती है पीआईएल्स या सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल लेजिस्लेशन। सो वी हैव बेसिकली मर्ज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन प्लस पीआईएल, क्योंकि अल्टीमेटली हम कई बार देखते हैं कि जुडिशियल लेजिस्लेशंस आर इन रिस्पॉन्स टू पीआईएल, समटाइम्स दे मे नॉट बी इन रिस्पॉन्स टू पीआईएल। तो जैसे अनूप बर्नवाल केस 2023 में सुप्रीम कोर्ट एक कमिटी बनाता है जो इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करेगी, और फिर उसके बाद सरकार कानून बनाती है इन द ईयर 2023। सो इट अर्जेस द गवर्नमेंट टू एक्ट, इट एनफोर्सेस राइट्स, जैसे कि विशाखा गाइडलाइंस इन 1997 ने किया। इट हैंडल्स इमरजेंट इश्यूज जैसे पीआईएल्स ड्यूरिंग कोविड फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस। इट एंश्योर्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो, मैंने जो पहले क्वेश्चन में पढ़ा उसको मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो मैंने जब इस कंटेंट को पढ़ा तो मैं समझ रहा हूं कि पीआईएल्स की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स आती। तो अल्टीमेटली हम क्या लिखेंगे, हाउ विल कंक्लूड, वील से दैट इफ सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रिहेंड्स द डिफरेंस effectively between judicial overreach and judicial activism, it will be beneficial for all pillars, क्योंकि activism is accepted, activism हमारे देश में होना चाहिए judiciary का, judiciary should play an active role in gender justice, in protecting the rights of the people, but it should not overreach, और ये restraint judiciary best समझ सकती है, ऐसे मैंने कंक्लूड किया। तो अब आप देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर वी हैव कवर्ड क्या क्या चीजें कवर की है जो एक अच्छे आंसर में होनी चाहिए। एक डायग्राम,
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, डेटा जहां पे मैंने 88,000 पेंडिंग केसेस बताए, नीति आयोग की रिपोर्ट, जजमेंट्स तो वैसे भी इस केस की या इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। सो दिस टिक्स ऑलमोस्ट ऑल द बॉक्सेस जो एक GS2 के आंसर में होना चाहिए। अब इसी तरीके से मैं स्टूडेंट्स को ये सिखाने वाला हूं या एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से अपने आंसर्स को बिल्ड करना है हमारे कोर्स में, जिसका नाम है रोड टू रैंक कंप्लीट मेंस मेंटोरशिप कोर्स। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स जो मेंस के हैं, मेंस स्पेसिफिक हैं, सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली आप यहां पे 1:1 मेंटोरशिप के अंदर मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो अपने सभी आंसर्स का। इसके अलावा हर हफ्ते इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हम लाइव आंसर राइटिंग सेशन भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए इस पर्टिकुलर जो मैंने आंसर्स डिस्कस किए हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल भी हम पॉलिटी गवर्नेंस के ही क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। लेट अस ट्राई टू कंटिन्यू इट फॉर अ वीक एंड लेट्स सी फिर अगले हफ्ते हम कौन सा सब्जेक्ट उठाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया जरूर कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, सो दैट वी कैन कंटिन्यू, वी ऑल्सो गेट एनकरेज्ड। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। एंड अब ये 2 क्वेश्चन आप लिखिए बैठ के।